Hello everyone. In last class we studied types of qualitative research and हमने सिर्फ एथनोग्राफी एंड ऑटो एथनोग्राफी पढ़ा था. आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट रिसर्च इज़ फिनोमिनोलॉजी. फिनोमिनोलॉजी का मतलब, फिनोमिना मतलब क्या होता है? एक इवेंट. यस. एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो फिनोमिनोलॉजी मीन्स किसी इवेंट को स्टडी करना. अब यहाँ पे क्या होता है? फिनोमिनोलॉजी लाइक द अबव स्टडीज़ फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग द लिव्ड एक्सपीरियंसेस. दिस इज़ द की वर्ड, रिमेंबर. जब आप किसी के एक्सपीरियंस की स्टडी करते हो कि उसने किसी इवेंट को किस तरह से फेस किया, और ये हमेशा सब्जेक्टिव होगा क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस अलग होता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर. एंड सब्जेक्टिव परसेप्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स. परसेप्शन मतलब क्या होता है? नज़रिया. तो हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा. जब उसको हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड फिनोमिनोलॉजी. हाउएवर इट फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन पीपल्स एक्सपीरियंसेस इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक सोशल फिनोमिना, है ना. जैसे अगर हम कोविड का एग्जांपल लें तो कोविड में हर एक इंसान ने कोविड को किस तरह से एक्सपीरियंस किया. द प्राइमरी गोल ऑफ फिनोमिनोलॉजी इज़ टू गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसेंस और मीनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस. आप अंडरस्टैंडिंग गेन करना चाहते हो, डीपर अंडरस्टैंडिंग आप चाहते हो कि स्टडी करना चाहते हो कि कैसे उस चीज़ को किसी ने एक्सपीरियंस किया. और फिनोमिनोलॉजी को हम फ़िलोसॉफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब में अप्लाई करते हैं. मतलब आप लोगों के, ऑडियंस के आप थॉट्स को समझना चाहते हो, उनके परसेप्शन को, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका नज़रिया क्या है, आप उसको समझना चाहते हो. ओके. और मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? इन डेप्थ, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़. सेमी स्ट्रक्चर्ड मीन्स आपने थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस लिखे हैं, आपने ज़्यादा उस पर प्री प्लानिंग नहीं की है. प्री प्लान नहीं होती है आपकी इंटरव्यू, ठीक है. थोड़ी बहुत ही प्री प्लान होती है. बट अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? बिल्कुल ही आपकी इंटरव्यू ऑन द स्पॉट आप डिसाइड करते हो कि क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और क्या नहीं पूछने हैं. आप उनसे उससे पहले कोई भी प्लानिंग नहीं करके रखते हो. बट सेमी स्ट्रक्चर्ड में फिर भी आपके पास एक डिफाइंड, प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि ये चीज़ें हमने पर्सन से पूछनी है, जिससे भी आप फिनोमिनोलॉजी जहाँ पे भी आप कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप उनसे मिल के जब बात करते हो तो आप सेमी स्ट्रक्चर या फिर अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट इज़ ग्राउंडेड थ्योरी. ग्राउंडेड थ्योरी इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ थ्योरी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डेटा कलेक्शन रादर दैन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस. यहाँ पे आप हाइपोथेसिस बनाना अवॉइड करते हो. क्यों? क्योंकि वो आपके रिसर्च को लिमिट कर देता है, रिस्ट्रेन कर देता है ना. तो आप यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पे आप जनरली इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हो. मींस आप पर्टिकुलर से जनरल की ओर मूव करते हो. और यहाँ पे ये इटरेटिव होती है. मींस कि यहाँ पे आप रिपीटेडली उसी डेटा को विज़िट करते हो. मींस गोइंग बैक टू द ओरिजिनल डेटा. और यहाँ पे आप क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको उतना कुछ पता नहीं है, आप बेसिक से शुरू कर रहे हो, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसलिए आप यहाँ पे तब तक सर्च करते रहते हो, तब तक रिसर्च करते रहते हो जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता. और सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? और वो पॉइंट जब तक आपके पास कोई न्यू डेटा नहीं आता. मतलब जब न्यू डेटा आना बंद हो जाता है तब आप अपने रिसर्च को स्टॉप कर देते हो कि अब तो रिसर्च करके आगे और फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो और कुछ न्यू चीज़ मिल ही नहीं रही है. आप तो वही ओल्ड डेटा ही आपके पास रिज़ल्ट के तौर पर आ रहा है. तब आप अपनी रिसर्च को स्टॉप करते हो, बंद करते हो. ठीक है. The grounded theory approach avoids developing hypothesis because it holds that hypothesis limit and constraint the observation. ठीक है. क्योंकि आप इसलिए नहीं बनाते हो क्योंकि वो आपको एक बाउंड्री में लिमिट कर देता है कि इससे आगे नहीं जाना. इसीलिए आप क्या करते हो? यहाँ पे आप हाइपोथेसिस नहीं बनाते हो. Generally, it will involve the collection, coding and constant comparison of data with the aim of identifying patterns, trends, relationships and categories. Grounded theory tends to be qualitative, है ना. क्वालिटेटिव का ही पार्ट है ये. बिकॉज इट इज़ अ रिसर्च ट्रेडिशन दैट एम्फेसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट. और यहाँ पे हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट होता है. कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? कि एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है. जैसे कम्युनिकेशन बिना कॉन्टेक्स्ट के इनकम्प्लीट है. तो यहाँ पे भी ग्राउंडेड थ्योरी में जब आप सर्च करोगे उसका एक बैकग्राउंड तो होगा. तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट के इम्पोर्टेंस पे एम्फेसाइज करता है. और जैसे मैंने अभी बताया, इटरेटिव नेचर है
मीन्स रिपीटेडली आप उस चीज़ को सर्च करोगे, रिविजिट करोगे, मीन्स गोइंग बैक टू द डेटा. ओके. नेक्स्ट कम्स केस स्टडी. केस स्टडी का सिंपल मीनिंग है इन डेप्थ स्टडी. जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल डिटेल में सर्च करते हो, डिटेल में आप उस पर इंफॉर्मेशन लेते हो, तो उसे केस स्टडी कहा जाता है. इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग अ होल पॉपुलेशन to develop numerical trend data, case study researchers try to obtain in-depth, nuanced and contextualized explanations of a single event. ठीक है, आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हो, आप किसी एक चीज़ को स्टडी कर रहे हो, उसी को केस स्टडी कहा जाता है. पर ये इन डेप्थ होती है, आप पूरा डिटेल में जाके सर्च करते हो, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को सर्च करना पॉसिबल भी नहीं है, तो आप किसी एक केस को ले लेते हो और उसकी स्टडी करते हो और उससे आप रिजल्ट्स ड्रॉ करते हो. The benefit of case study research is that it helps elucidate details and explanations that are overlooked by numerical data. जो चीज़ें क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे केस स्टडी में समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी होती है, ओपन एंडेड होता है, सब्जेक्टिव होती है. ठीक है, और यही इसका बेनिफिट है कि आप यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है. क्योंकि क्वांटिटेटिव में तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव तक सीमित रहते हैं, ऑब्जेक्टिव तक लिमिटेड रहते हैं. येस, इट कैन डिमॉन्स्ट्रेट डीप इंसाइट दैट कैन हेल्प अस डेवलप एम्पैथेटिक, रिफ्लेक्टिव एंड थॉटफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमेना. ऑब्वियसली जब आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तो मिलेगी ही. फाइंडिंग्स फ्रॉम अ केस स्टडी कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि आप तो किसी एक केस की स्टडी कर रहे हो ना, तो आप उसको किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप पॉपुलेशन वाइड प्रेडिक्शन नहीं कर सकते. हर एक केस डिफरेंट होगा, तो जो आप केस को स्टडी कर रहे हो वो सिर्फ वहीं तक लिमिट होगी. यू कांट जनरलाइज इट टू द होल पॉपुलेशन. और वैसे भी हमने पढ़ा है कि जनरलाइजेशन कहाँ पे होता है, क्वांटिटेटिव में होता है. यस, क्वालिटेटिव में तो हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव होती है. केस स्टडीज टेंड टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ सिचुएशंस और फिनोमेना विद इन देयर नेचुरल कॉन्टेक्स्ट्स. ठीक है, नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कहाँ पे होता है, क्वांटिटेटिव में. तो केस स्टडी कहाँ पे हम लोग करते हैं, नेचुरल कॉन्टेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट वी कम टू फोकस ग्रुप रिसर्च. यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑल्सो. कभी कभी नेम्स से ही क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वान्टिटेटिव है. ठीक है, तो आपको नेम्स भी याद रखने हैं और इनका पूरा आपको लर्न नहीं करना है, जस्ट इनके कीवर्ड्स, इनका मीनिंग समझना है कि ये होता क्या है. ठीक है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. फोकस ग्रुप रिसर्च. देखो, ग्रुप मतलब क्या कि कुछ लोग होंगे, और फोकस क्या, किसी एक इशू पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, तो नेम से ही मीनिंग क्लियर है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोग डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के थ्रू वो किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं. जैसे कि फोकस ग्रुप, यू कैन रीड इट. देखो, फोकस ग्रुप रिसर्च इन्वॉल्व्स स्मॉल ग्रुप ऑफ डिस्कशंस. ठीक है, छोटे डिस्कशंस करते हैं, किसी एक इशू पे डिस्कशन करते हैं, विद इट्स फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियंस रादर दैन ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल डेटा. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये तो हम यहाँ पे क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली इट विल बी सब्जेक्टिव. अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन. यहाँ पे आपने कुछ पहले से प्लान नहीं किया होता, आप उसी वक्त उनको एक इशू देते हो और एक इशू पे ही सब अपने पॉइंट्स मतलब प्रेजेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और वह किसी सल्यूशन पे पहुँचते हैं. और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी होता है. अगर किसी को एक चीज़ नहीं समझ आई तो वो दूसरे सामने जो इंसान बैठा है उससे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल डिस्कशन होती है. One of the strengths of focus group research is that it often involves open and interactive discussions among participants. ठीक है, यही इसका बेनिफिट भी है कि हाँ, लोग बैठे हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं और वहाँ पे उनमें इंटरेक्शन हो रहा है, फीडबैक ले रहे हैं एक दूसरे का. However, the above hypothetical are often influenced by study design and whether the focus group are structured, semi-structured और unstructured. Obviously, जब आप डिस्कशन, अगर आप एक तो हो सकता है कि आपने पहले से प्लानिंग की है कि आप क्या क्वेश्चंस आपस में डिस्कस करोगे. ठीक है, तो वो तो हो गया स्ट्रक्चर. और कई बार ऐसे हो सकता है कि आपने हाफ प्लानिंग की है और हाफ नहीं की, तो वो सेमी स्ट्रक्चर हो गया. अनस्ट्रक्चर्ड हो गया जब आपने बिल्कुल ही कुछ प्लानिंग नहीं की है, आप ऑन द स्पॉट चीज़ों को डिस्कस करते हो. और इनमें से कुछ भी हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे सेमी स्ट्रक्चर, चाहे अनस्ट्रक्चर्ड, वो आपकी स्टडी को इन्फ्लुएंस करेगा.
ठीक है, जैसे भी आपका स्ट्रक्चर होगा, इट विल इन्फ्लुएंस योर केस स्टडी इन दैट मैनर ओनली. क्लियर? Okay, let's move to the next one, narrative research. Narrative research isn't confined to the personal identity but also involves the study of range of narratives people develop in order to achieve cognitive equilibrium and consistency of thought when it comes to a person, event or a phenomena. Narrative means होता है जब आप किसी के लाइफ इवेंट से कोई मीनिंग निकालते हो. ठीक है, जब आप मतलब जैसे वो होता है ना ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, वो भी तो एक नरेटिव मतलब एक स्टोरी की तरह जब आप किसी चीज़ को समझते हो, दैट इज़ कॉल्ड नरेटिव रिसर्च. एंड हाउ दे यूज़ द मीनिंग्स दे हैव कंस्ट्रक्टेड इन फ्यूचर इंटरेक्शंस और थॉट प्रोसेस. बाय फॉर एग्जांपल द नरेटिव वी कंस्ट्रक्ट अबाउट आवर रिलीजन. आप अपने रिलीजन के बारे में क्या सोचते हो, अपने टाउन के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हो. क्लियरली नरेटिव रिसर्च एम्फेसाइजेस द एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, जब आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और आप किसी अननोन चीज़ के बारे में जब जानना चाहते हो, उसे एक्सप्लोरेशन कहते हैं. सो इट एम्फेसाइजेस मीन्स स्ट्रेस करता है किस पे, एक्सप्लोरेशन ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस, एंड इज़ देयरफॉर अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. क्योंकि यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, सब्जेक्टिव जहाँ पे वर्ड आ गया ना, रिमेंबर दैट इट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च. ओके, नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च इज़ एक्शन रिसर्च. रिमेंबर ये हम स्कूल लेवल पे बहुत अगर आए एग्ज़ाम में कि स्कूल लेवल रिसर्च कौन सी है, तो उसका आंसर एक्शन रिसर्च होगा. ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिशनर मतलब इसको ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं रिसर्च को वो भी इसे अप्लाई करते हैं देखने के लिए कि क्या रिजल्ट्स आते हैं. यहाँ पे आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते हो. आप पहले, ये साइक्लिकल होती है. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना सेकंड पॉइंट में, एक्शन रिसर्च टेंड्स टू बी साइक्लिकल. मीन्स ये एक सीक्वेंस फॉलो करती है. आप पहले प्लान करते हो, फिर एक्ट करते हो, फिर ऑब्जर्व करते हो और फिर रिफ्लेक्ट करते हो. ओके, The action research common in education and nursing involves conducting field research that directly informs and builds upon a specific professional approach or intervention. Action research tends to be cyclical, meaning changes are implemented and then research is conducted. ठीक है, to see if those changes have had a result. वही जो मैंने सीक्वेंस बताया, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हो. ये एक्शन रिसर्च को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, याद रखना. एक्शन रिसर्च को, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस होती है ना, तो जो चीज़ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए है, जैसे केस स्टडी थी, आप पर्टिकुलर केस को स्टडी कर रहे हो, तो आप उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हो पूरी पॉपुलेशन पे. ठीक है, तो वो तो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनी है. सो एक्शन रिसर्च को भी आप जनरलाइज नहीं कर सकते. इसमें सीक्वेंस याद रखना, स्कूल लेवल प्रॉब्लम याद रखना, और आप इसको पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते. द मेन अपसाइड ऑफ एक्शन रिसर्च इज़ दैट इट हेल्प्स प्रैक्टिशनर्स टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस. जो अभी रिसर्च में नए हैं, जिन्हें नहीं पता रिसर्च के बारे में ज़्यादा, तो वो भी एक्शन रिसर्च को फॉलो करते हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सकें अपनी प्रैक्टिस को. इट इज़ हाईली रेलिवेंट एंड एप्लीकेबल टू अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. ऑब्वियसली हर एक रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट होता है. ठीक है, तो एक्शन रिसर्च का भी एक कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होता है. एक्शन रिसर्च कंटेन्स क्वालिटेटिव मेथड्स. ऑब्वियसली क्वालिटेटिव की टाइप है, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स तो होंगे ही. ऑल्दो मे ऑल्सो एम्ब्रेस अ मिक्स्ड मेथडोलॉजी. रिसर्च में ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने एक मेथड सेलेक्ट कर लिया तो आप उसी को फॉलो करोगे. आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो. आप एक मेथड क्वालिटेटिव का ले सकते हो, एक क्वांटिटेटिव का ले सकते हो, या फिर आप जो मेथड का यूज़ कर रहे हो वो आप प्योरली क्वालिटेटिव ले सकते हो. ठीक है, तो आप दोनों पर्टिकुलर अकेले भी ले सकते हो और दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो. क्लियर? और इसका एम क्या है? इट जनरली एम्स टू ऑब्टेन इन डेप्थ एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव. ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे मैंने बताया एक बैकग्राउंड होता है, और यहाँ पे भी आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग गेन करते हो. Next and the last one of qualitative research, last type of qualitative research is critical discourse analysis. Critical
क्रिटिक्स मीन्स क्या होता है, जैसे मूवी में होते हैं ना क्रिटिक्स, वो अपनी जजमेंट देते हैं कि हाँ मूवी अच्छी थी या नहीं थी। और डिस्कोर्स मीन्स क्या होता है, बातचीत करना, यस, डिस्कशंस करना। तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या होता है, आप वर्बल, ठीक है, वर्बल डिस्कशंस, वर्बल में ओरल और रिटन दोनों आ जाता है। वर्बल में ओरल भी आता है और रिटन भी आता है। मैनी स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड हियर, उन्हें लगता है कि वर्बल मीन्स सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन। नो, वर्बल में आप वो वर्ड्स, वर्बल मेनली डील्स विद वर्ड्स, और वो वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। वहाँ पे वर्बल मीन्स ये नहीं होता कि आप सिर्फ बोल रहे हो तो वो वर्बल है, नो। तो ओके, रिमेंबर वर्बल इन्वॉल्व्स ओरल एज वेल एज रिटन. Critical discourse analysis refers to a type of qualitative research that involves the close analysis of texts, usually written and spoken. Okay, keep in mind, usually written and spoken. बोले जाने वाले वर्ड्स भी और लिखे हुए वर्ड्स भी, to identify ideologies, meta narratives that the text assumes or imply are true. This type of research is based on post-structuralist idea that truth is made up of discourses, ways of speaking. मतलब सच्चाई क्या है, जो आप डिस्कशंस कर रहे हो, जिस तरह से आप बोल रहे हो, ठीक है, उससे जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो तो उसे कहते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। मतलब बातचीत से या क्रिटिकल जजमेंट से जो आपने कंक्लूजन निकाला वो आपकी रिसर्च है, यस। और जब आप बातचीत कर रहे हो तो आपको पता है, तो वहाँ पे तो सब्जेक्टिवनेस आएगी, और जब सब्जेक्टिवनेस है तो वो क्वालिटेटिव होगी। ओके, आपको नेम भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको मीनिंग समझ आ गया तो आपको नाम पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि वेदर इट इज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। A critical discourse analysis will involve gathering a corpus of data such as a newspaper articles, political speeches. मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप सिंपली ये समझ लो कि जब आप किसी डेटा से, डेटा की जो लैंग्वेज है, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटन हो, जब आप उससे मीनिंग निकालते हो तो उसे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कहा जाता है। और ये आप किसी पावर को स्टडी करने के लिए भी कर सकते हो, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स में पावर या फिर इनइक्वालिटी, जहाँ पे मतलब मिसमैच होता है, गैप होता है जहाँ पे, जैसे कि अगर हम कंपनीज़ में बात करें या पॉलिटिक्स में भी बात करें, वहाँ पे हमेशा सुपीरियर मींस जो हायर पोजीशन पे है, और सबऑर्डिनेट मतलब जो लोअर पोजीशन पे है, लो रैंक पे है, इनमें हमेशा एक गैप रहता है। तो जब आप इस गैप की भी स्टडी करते हो ना, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आप ये PDF को एक बार पढ़ सकते हो, पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। If you have any doubt, you can post it in the comment. We'll try to answer. Okay. Thank you very much. Take care. Bye-bye.